A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and channel is UGC Education Paper 2. Yes, a very warm welcome to my channel. So before moving on to the lesson, please subscribe my channel, right, for more coming up videos. So today's topic is historical research. Historical research, as we have covered with the many of types of research like action research, applied research, pure research, and another types is our ethnography, narrative, phenomenology. We have covered almost every topic, exposed research, and one of experimental research is left on. So we have left with the two, and yes, today's topic historical research. So we have covered all. तो अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. इस वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक ज़रूर दे दूँगी. So let's start today's topic, that is historical research. What is historical research? इसमें क्या क्या होता है, कैसे कंडक्ट होती है, कौन करता है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, चलिए समझते हैं. हिस्टोरिकल रिसर्च है, इट एनालाइज करती है हमारे पास्ट इवेंट्स को एंड डेवलप करती है प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को. एनालाइजिंग द पास्ट एंड डेवलपिंग द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट एंड कंक्लूजन. इट एनालाइज करती है प्रीवियस इंफॉर्मेशन और इवेंट्स को मिनटली एंड टेस्टिंग देयर वैलिडिटी. जो प्रीवियसली जो घटनाएं हुई हैं उनको क्या करती है, टेस्ट करती है, उनकी वैलिडिटी को टेस्ट करती है. The purpose of historical research design is to collect, is to verify, is to synthesize the evidence. कि क्या evidence है, whatever we have evidence available होते हैं to conduct the historical research, हमें उनको collect करना होता है, verify करना होता है कि क्या ही, क्योंकि historical research आप समझ सकते हो कि बहुत पुरानी चीज़ों पे research करना होता है, तो काफ़ी इसमें जो proof हैं, जो एविडेंस हैं, वो धुंधले पड़ जाते हैं. धुंधले मीन्स उनको वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या ये जो प्रूफ है ये इसी रिसर्च से यानी कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है. नहीं तो पहले तो उसी को प्रूफ करने में टाइम लग जाता है, और क्या वो एविडेंस हमारी जो रिसर्च है उसको उसमें हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उसको समझा जाता है. तो ये काफ़ी जो है एक लंबा प्रोसेस चला जाता है, राइट. इट डिस्क्राइब्स व्हाट अकर्ड इन द पास्ट, क्या हुआ होगा वो हमें समझने में हेल्प करता है. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा ऑब्जर्व्ड बाय अदर रादर देन इन्वेस्टिगेटर. और दूसरे लोगों ने उस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व किया है ये समझा जाता है. यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व करता है एक केयरफुल स्टडी को. इट एनालिसिस ऑफ द डेटा अबाउट द पास्ट इवेंट. पास्ट इवेंट्स को एनालाइज किया जाता है. इट्स अ वेरी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट इवेंट, देयर डेवलपमेंट, देयर एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट. मान लीजिए जो हड़प्पा संस्कृति का उद्गम हुआ था, कैसे हुआ था, लोग उस टाइम पे कितने सिविलाइज्ड थे, और ऐसा क्या हुआ कि वो जो सिविलाइजेशन था वो नष्ट हो गया, ऐसी क्या घटना घटी होगी. तो उस टाइम के लोग तो ऑब्वियसली प्रेजेंट नहीं हैं, तो उनके एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, मतलब जो लोगों जो उनके पूर्वज हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो इस तरीके से एक्सपीरियंस मूविंग ऑन होता रहता है. तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन. द पर्पस इज टू गेन होता है क्लीनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट ऑन प्रेजेंट. उस पास्ट में हुई घटना का हमारे प्रेजेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको क्लियरली हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें होने वाले यानी कि फ्यूचर इवेंट्स से हमारे रिलेटेड जो लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसको समझते हैं. इट इन्वॉल्व्स द रिव्यू ऑफ written materials but may include the oral documentation as well. यहाँ पर written के साथ साथ oral documentation को भी importance दी जाती है. It is a typically rely on the available data. अब क्योंकि हमें उस पर क्रॉस जो है चेक नहीं कर सकते हैं, तो वॉट एवर एविडेंस वी हैव, हमें उसी के ऊपर अपने रिसर्च को कंडक्ट करना होता है. तो इन दी फॉर्म ऑफ दैट कोई डायरी है, उसमें कोई लिखा हुआ लेटर है, कोई न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एंड सो ऑन. जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर रिसर्च, हम उसी को ही रिलाई करते हैं. It covers the categories such as historical, legal, डॉक्यूमेंट्री, कोई बहुत पुरानी कोई डॉक्यूमेंट्री है, बिब्लियोग्राफिकल है, बिब्लियोग्राफिकल, इंस्टीट्यूशनल, या आइडिया है किसी का, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इन्फॉर्मेशन दे सकती है, तो वही हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाते हैं.
Important existing sources for nurse researchers and hospitals record orders, sheets, nursing charts, whatever information we have, चाहे छोटी से छोटी information है, चाहे वो डायरी का कोई नोट है, वहाँ उसको भी हम एक source of information बना लेते हैं. Now what are the steps of it? First identify the topic. वो टॉपिक को डिसाइड कीजिए जिसके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं. देन उसके ऊपर फॉर्मुलेट करना है हमें रिसर्च प्रॉब्लम को, कलेक्ट करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, एंड इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल्स. जो भी मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एविडेंस अवेलेबल है, उसको इवेल्युएट करना है. एंड देन उसके बाद डेटा को सिंथेसाइज करना है. देखिए छोटी सी इंफॉर्मेशन से आपको एक डेटा जो है काफ़ी बड़ा निकालना है, तो उसके बाद डेटा को सिंथेसाइज किया जाता है, राइट. रिपोर्ट जो है प्रिपरेशन, रिपोर्ट बनाई जाती है, एंड प्रिपरेशन ऑफ द नरेटिव एक्सपोजिशन, राइट. सो दीज आर द ऑल स्टेप्स. नाउ मूविंग ऑन, व्हाई वुड अ पर्सन वांट टू कंडक्ट अ हिस्टोरिकल रिसर्च? क्यों एक पर्सन चाहेगा हिस्टोरिकल रिसर्च को करना? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्लस रिलायबिलिटी और वैलिडिटी काफ़ी जो है इसमें लैक होती है, क्योंकि जो हमारे पास एविडेंस होते हैं उसको क्रॉस चेक या उसका कोई ठोस सबूत नहीं होता है कि वो सही है या गलत. मतलब आपकी जो रिसर्च है वो एक हिली हुई बुनियाद पे होती है, लेकिन स्टिल लोग रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं है. उस जो एविडेंस उनके पास होता है वो कहीं ना कहीं से एक प्रूफ लेके उस जो उसकी वो है ऑथेंटिसिटी है उसको प्रूव किया जाता है, ऐसा नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये एक बायस्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी अनकवर करती है कुछ अननोन फैक्ट्स को. उसके बाद कुछ आंसर्स, जो क्वेश्चंस हैं जो किसी को नहीं पता, उसको आंसर देने में हेल्प करती है. जैसे अगर हम कहें कि क्या डायनासोर थे, जब हमने रिसर्च की तो हमने उनके पैरों के निशान देखे. जब हमने रिसर्च की तो हमें कुछ डीएनए टेस्ट से पता चला कि इनके पूर्वज डायनासोर्स रहे हैं. कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हमने एक अजम्पशन किया है कि डायनासोर्स रहे हैं, राइट. ऑन द सेम पॉइंट अगर हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो कितना जो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं, या हमारे पास उसका कोई ठोस सबूत है ना. तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि वाई वुड द पर्सन कंडक्ट दिस. क्योंकि वो रिलेशनशिप करना चाहता है पास्ट और प्रेजेंट का, रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, इवेलुएट करना चाहते हैं अकम्पलिशमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस का. एड इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर इन विच वी लिव, जहाँ हम रहते हैं उसके कल्चर को समझने के लिए हम इस रिसर्च को करते हैं. नाउ व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूज्ड व्हेन कंडक्टिंग अ हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडी? जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडी करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी हैव? देयर माइट बी अ डॉक्यूमेंट समवेयर, देयर माइट बी अ रिकॉर्ड, जहाँ पे जो है रिकॉर्ड हो, म्यूजियम में हो, या कहीं भी आपको वो रिकॉर्ड मिला हो, फोटोग्राफ्स हों, रेलिक्स हों, या इंटरव्यूज हों, राइट. नाउ व्हाट आर द स्कोप ऑफ दिस रिसर्च? फर्स्ट, इट्स अ जर्नल एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, टाइम पीरियड के लिए वहाँ की हिस्ट्री पता लगती है. हिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, जैसे हम जो अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कितनी वो सक्सेसफुल रही है, तो उसमें आगे मूव ऑन क्या क्या हमें ऐड ऑन करना है, इन सब के लिए हम ये रिसर्च करते हैं. या हिस्टोरी जो है हिस्ट्री ऑफ द रोल ऑफ द टीचर, हिस्ट्री द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन. हम ये एजुकेशन में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इस रिसर्च को, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं. हमें एडमिशन प्रोसेस में हम हिस्ट्री देख रहे हैं, या हिस्टोरिकल बायोग्राफीज हैं ऑफ द मेजर contributors to the education. It is a comparative history of education, historical study of the system, and the history of teacher education, and history of educational administration, finance, legislation, planning, and historical study in the relationship between the politics and the education. So these are all very important point. हम जहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पॉइंट हो नेशनल पॉलिसीज़ का, चाहे वो टीचर के रोल से रिलेटेड हो, या टाइप ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कोई एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो, हम वहाँ पर भी हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं. या जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ना हो, अपने एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री को जानना, या उसको कंपेयर करना हो विद द अनदर एजुकेशन सिस्टम, या अपने जो सिस्टम है, जो टीचर एजुकेशन है, उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री जानना है, एंड मोर ऑफ दैट पॉलिटिक्स और एजुकेशन में क्या रिलेशन है, इसको जानना है. तो दीज आर ऑल स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल एजुकेशन.
Now we are moving on to the very important part of it, that is the steps. First, we have to collect the data. Second, criticism of that data. Criticism is very very important. Exam point of view में question आता है. And then third is the presentation of the facts. First आता है data का collection कैसे होता है. It's a very comprehensive, it is a very comprehensive gathering data collection होता है. Historical source of data may be either primary हो सकता है या secondary. दो तरीके से जो है यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स होता है हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का. जैसे एट फर्स्ट हैंडेड इंफॉर्मेशन, मतलब किसी के थ्रू हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वी हैव अ सॉलिड प्रूफ. ठीक है, हमारे पास जो सोर्स है वो सॉलिड है. सॉलिड प्रूफ मतलब कि उसको हम नकार नहीं सकते. इट माइट बी रेलिक्स, सम पर्सन हो सकता है, ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई ऐसा टाइम हो सकता है जिस टाइम पर वो पर्सन उस टाइम पर अवेलेबल हो या उस टाइम पर उसने वो जिया हो. लम्हा जो है, जो उसने वो पीरियड टाइम पीरियड है वो जो है उसने जिया हो. कोई फॉसिल है, कोई स्केलेटन है, टूल्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स, क्लोथिंग, बिल्डिंग, फर्नीचर, पिक्चर्स, दीज आर ऑल प्राइमरी सोर्स. डॉक्यूमेंट्स हैं क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी, जैसे कैरेक्टर्स, लॉ, कोर्ट रूलिंग, ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड है, या ऑटोबायोग्राफीज हैं, लेटर्स, डायरीज है, डिक्लेरेशंस हैं, कोई सर्टिफिकेट है, कोई बिल है ऐसा जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, या रिसिप्ट्स हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल, मैगजीन, एडवर्टीजमेंट, दीज आर और पेम्फलेट, बुक्स, डायग्राम्स, फिल्म्स, पेंटिंग्स, रिकॉर्डिंग्स, रिसर्च रिपोर्ट, these are all primary sources because we have solid proof of the source of information. But on the secondary अगर हम source देखते हैं तो writer है कोई, was not on the scene of the event, उस टाइम पे वो नहीं था, उसने बस सुनी और उसको आगे फॉलो करते चले गए, तो वो सेकेंडरी हो जाता है. डेटा यूजुअली क्या होता है, लिमिटेड वर्थ रखता है, बिकॉज जो यूजुअल एरर होने की उसमें संभावना है. जैसे कोई हिस्ट्री बुक है, हिस्ट्री बुक में आज बहुत पुराने से वही जो बुक है वही छपती हुई आ रही है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, अगर उसमें 1965 लिखा है, अगर कोई वॉर है 1965, प्रिंटिंग मिस्टेक में 1960 जो है 1960 का 66 हो गया, अगली बुक में छापा तो वो 1987 हो गया. तो समथिंग जो हिस्ट्री बुक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो हमारा सेकेंडरी सोर्स बन जाता है. नाउ यस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है आपको प्राइमरी सोर्स में और सेकेंडरी सोर्स में. अब प्राइमरी जो सोर्स होता है एक ओरिजिनल होता है, फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड होता है, एंड आर्टिफैक्ट्स होते हैं दैट हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम द पास्ट, जो हमें पास्ट में होने वाली जो चीज़ें ऑब्वियसली में सर्वाइव कर चुकी हैं उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है. सेकेंडरी सोर्स इज एन अकाउंट ऑफ द पास्ट क्रिएटेड आफ्टर द इवेंट. कोई चीज़ आफ्टर द इवेंट आपको इंफॉर्मेशन दे रही है. इट इज़ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, वेरी की फैक्टर, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इवेंट के साथ नहीं होता. थर्ड पॉइंट आता है, फॉर हैविंग द डायरेक्ट फिजिकल रिलेशनशिप द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज वेरी लिटिल हो जाती है, क्योंकि वो उस टाइम पर उस घटना में कोई जो है हमारा सोर्स था, तो उससे क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाती है. ऑन दी अदर हैंड इट इज़ वेरी पॉसिबल, बहुत ही पॉसिबल होता है कि जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो एरर देता है ड्यू टू द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने आपको बताया कि बुक्स जो हैं उसमें छपती रहती हैं, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं, या आपको जैसे डाटा पहले क्या होता था तो काफ़ी ब्रॉड में दिया जाता था, तो उनको इन शॉर्ट करते करते कोई मिस्टेक हो गई है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें एरर क्रिएट हो जाती है. फोर्थ पॉइंट है कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं हैज़ नो डिपेंडेंसी ऑन सेकेंडरी रिसोर्सेज. जो प्राइमरी हैं वो प्राइमरी है, उनकी कोई सेकेंडरी रिसोर्सेज से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है. लेकिन फोर्थ में है सेकेंडरी जो सोर्स होते हैं ऑब्वियसली टोटली डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी सोर्सेज. नाउ द लास्ट वन इज, जो रिसर्चर्स होते हैं आर रिलायबल होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर उस घटना के पास होते हैं, तो वो रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं. बट ऑब्वियसली डोंट रिलाई ऑन द सेकेंडरी सोर्सेज. जो रिसर्चर्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज में रिलायबल नहीं होते. चलिए, नाउ द थर्ड वन इज द सेकेंड वन इज द क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म and the other one is the internal criticism. This is also a very important term used in historical research. उसको भी जान लेते हैं. Second step necessitates a comprehensive review of gathered material.
फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन एंड देन उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होता है। चेस्टिटी है यहाँ पे क्रिस्टी 1975 डिस्क्राइब करते हैं एनालिटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट रिव्यू, टू प्रोंग्ड एक्टिविटी। फर्स्ट होती है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड द अनदर वन इज द इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्या होता है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वैलिडिटी, है ना, बाय डिटरमाइनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स। अब हमारे पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड है। External criticism is covered basically with the authenticity and genuineness. This is the key word. This is the key word. Authenticity and genuineness जो है वो हमारे external criticism में आता है, and it primarily deal करती है with the data relating to form and appearance rather than meaning of content. Very important, ये कहाँ पे deal करती है, data relating to form, data जो हमें मिल रहा है वो कहाँ से है, अपीयरेंस है, rather than meaning of the content, while internal criticism क्या करता है, टेस्टिमनी चेक करता है डॉक्यूमेंट की in relation to the truth. इंटरनल में होता है उसकी सच्चाई, उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो उसकी गहराई, उसमें कितनी सच्चाई छिपी है, राइट। और इसमें होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में वो जेन्युइन कितना है, उसमें हमने कोई हेर बदल तो नहीं किए, फेर बदल तो नहीं किए, तो वो कितना जेन्युइन है और कितना ऑथेंटिक हमने जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। एंड देन इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है, इट्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी बाय करेक्टली इंटरप्रेटिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि जो हम इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो एज इट इज हो, करेक्ट हो, राइट। और यहाँ पे है सोर्सेस के ऊपर है कि जो सोर्सेस से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं दैट मस्ट बी जेन्युइन, राइट, एंड दैट मस्ट बी ऑथेंटिक एंड दैट मस्ट बी वैलिड ऑल्सो, राइट। तो जो हम सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं दैट मस्ट बी जेन्युइन, दैट मस्ट बी ऑथेंटिक एंड वैलिड, राइट। और उसके बाद इंटरनल क्रिटिसिज्म में होता है कि जो हम रिसर्च लिख रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जो सोर्स है वो ऑथेंटिक तो होना ही होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, राइट। अवेयरनेस ऑफ वंस बायस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक लेटर था, कोई पुराना एक लेटर है, राइट, दिस इज अ माई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स उससे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये मेरा एक ऑथेंटिक जो है क्या होगा, सोर्स है, यानी कि मेरी जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है वो प्रूफ होती है, राइट। अब क्या हुआ, उस लेटर में फेर बदल करके मैंने उसको अपने रिसर्च में लिख दिया, फेर बदल करके मैंने अपने उसे रिसर्च में लिख दिया, तो मैंने इंटरनल क्रिटिसिज्म के साथ फेर बदल किया है, क्योंकि मेरा जो सोर्स था वो तो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है, लेकिन मैंने उसको अपनी रिसर्च में गलत तरीके से पेश किया, उसकी सच्चाई को नकारा, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को क्या किया, करेक्टली इंटरप्रेट नहीं किया, तो इंटरनल जो क्रिटिसिज्म यानी कि जो इंटरनल मेरे सोर्स है वो गलत हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहती हूँ कि आप समझ रहे हो ना कि ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है, कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरी करेक्ट है लेकिन मैं इसे गलत प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरी इंटरनल क्रिटिसिज्म पे वार हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, द substantiation of document in question by another collaborating sources, a few of safeguards used to ensure that interpretation are correct। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो चीज़ जैसी है, अब अगर यही सेम लेटर मैंने अपने रिसर्च पेपर में एज इट इज़ छाप दिया, एज इट इज़ लिख दिया, तो मैंने इंटरनल क्रिटिसिज्म को बचा लिया, क्योंकि मैंने जो मेरी ऑथेंटिसिटी है वो इस प्रूफ के साथ वो मैंने एज इट इज़ देकर उसको रोक लिया, मतलब वो प्रूफ कर लिया कि मेरा रिसर्च पेपर झूठा नहीं है, बायस नहीं है, जो जैसा सोर्स था वैसा इंफॉर्मेशन मैंने लोगों को दिखाने की कोशिश की है, अपनी तरफ से कुछ जजमेंट नहीं दिया है। यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं आप, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है कि व्हेन रिटन, कि कब लिखा गया है, आप ऐसे चेक कर सकते हो, वेयर वाज इट रिटन, कहाँ से लिया गया है, कहाँ पे सर्वाइव कर रहा था, एंड हु वाज द रियल ऑथर। तो ये सारे जो है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे एक्सटर्नल जो है क्रिटिसिज्म चेक किया जाता है, कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको एक लेटर का एग्जाम्पल दिया था, राइट, एक लेटर है, कोई पुराना लेटर है जो मैं अपनी रिसर्च पेपर में यूज़ करने, मतलब जो मुझे एक एज अ प्रूफ जो है मिला है, ये मेरा सोर्स है इंफॉर्मेशन। तो ये कब लिखा गया है, किसने लिखा है, और
इसका रियल ऑथर कौन है। तो ये सब जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड ये लेटर को, है ना, अगर मैं कहती हूँ आई विटनेस और सेकेंड हैंड अकाउंट कौन है, मतलब इसको लेटर को किसने पास ऑन किया है, वाई वॉज इट रिटन, क्यों लिखा गया होगा, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, अगर मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी कितनी है। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इट इज़ अ डिग्री ऑफ इंटर रिलेशनशिप और होमोजेनिटी अमंग द आइटम्स ऑन ए टेस्ट। दैट मीन्स अगर मैंने यही सेम लेटर किसी और के रिसर्च पेपर में भी चेक किया है, राइट, तो उसको उसकी रिलायबिलिटी, मतलब जहाँ जहाँ मैंने ये जो है पेपर देखा है क्या वो सेम है ना, तो क्या इंटरनल कंसिस्टेंसी है, कॉनोटेशन है। कॉनोटेशन होता है फीलिंग ऑफ द वर्ड, क्या वही इवोक किया गया है, और मीनिंग ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट, वो मीनिंग जो है क्या मेरे रिसर्च पेपर को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये सब क्वेश्चन इंटरनल क्रिटिसिज्म में आते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में ये पेपर में आता है, ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये इतना क्लैरिटी से समझाया जा रहा है। Yes, moving on to the third step, that is the presentation of that facts। किस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन को जो है फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। नाउ अ वेल रिटन हिस्ट्री प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशंस ऑफ दैट पास्ट। एक वेल रिटन हिस्ट्री प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन को। द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री डिमांड करती है केयरफुल अवॉइडेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स को, ओवर सिग्निफाइंग द फैक्ट्स, ओवर जर्नलाइजेशन फ्रॉम द इनसफिशिएंट एविडेंस, फेलियर होता है टू एस्टैब्लिश द डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंट और ट्रिवल जो है फैक्ट्स का। तो आप इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पे। टेंडेंसी टू यूज सेकेंडरी डेटा, आप उस सेकेंडरी डेटा को कैसे यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है। यस, इट विल नॉट बी अ पर्सनल बायस्ड, पर्सनली बायस्ड नहीं होना चाहिए। अ डल एंड कलरलेस स्टाइल, फेलियर टू इंटरप्रेट द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। जो yes, the expression in the light of their usage in earlier times। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है आपको ये बताया गया है कि जो फैक्ट्स आप ले रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो कितना केयरफुली जो है, उसमें जो कमियां हैं या उसमें जो नेगेटिविटी है या कोई सी चीज़ को वो प्रूफ नहीं कर पा रही है तो उसको अवॉइड नहीं करना है ना। जैसा है, जैसे ओवर जर्नलाइजेशन नहीं करिए, राइट। फेलियर है, अगर आपको लगता है कि उसकी सिग्निफिकेंस उसके फैक्ट्स के साथ जो है डिफरेंस फेलियर हो गया है ना, तो आप नहीं उसको अपने रिसर्च में लीजिए। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में यही बताया गया है कि ओवर जर्नलाइजेशन है या पर्सनल बायस्ड है या कोई जो है आप वर्ड्स या जो एक्सप्रेशन है उसको गलत जो है तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं करनी है, राइट। नाउ हिस्टोरिकल रिसर्च गिव्स द वेरी सोशल जो है साइंटिस्ट अ बेटर कॉन्टेक्स्ट इन मेकिंग अ रियलिस्टिक डिसीजंस। सो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इट प्रोवाइड्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देती है। इट यूज इज द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आज जो है इंटरप्रेट करने के लिए हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑल्सो ऑफ ऑनगोइंग ट्रेंड्स, ऑनगोइंग ट्रेंड का एविडेंस देती है हमें। तो लिमिटेशन से येस, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट मे बी हार्ड टू लोकेट, कि जो हमें सोर्स मिला है इन्फॉर्मेशन का वो हार्ड टू लोकेट, मतलब ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से आया है और क्या ऑथेंटिसिटी है और इसमें क्या जेन्युइननेस है। इसको प्रूव करने में काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट होता है। रिसोर्सेज में भी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, मे नॉट आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। हो सकता है जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है वो जो है आपकी रिसर्च को लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इंफॉर्मेशन में भी इनकम्प्लीट हो सकती है, ऑब्सोलीट हो सकती है, इनकॉन्क्लूसिव हो सकती है, इनएक्यूरेट हो सकती है। हो सकता है आप जिस पे रिसर्च कर रहे हो उसका कोई प्रूफ ना हो, तो वो रिसर्च जो है वो इनकम्प्लीट, ऑब्सोलेट, इनकन्क्लूसिव एंड इनएक्यूरेट हो जाती है। डाटा रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले से है वहीं तक वो रिस्ट्रिक्ट रहती है, आप उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाते हो। जो घटना जैसे हुई थी, जैसे बहुत पास्ट में प्रेजेंट थी, वैसे का वैसे ही आपको प्रेजेंट करना होता है। तो आई होप आपको ये वेरी क्लियर हो गया होगा। So let's move on to the questions. Here I have a
25 questions that is completely based on the historical research. So it makes the concept clarity very clear, right? So start with the one. कैसे करना है आपको पता है, आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने आंसर्स को लॉक कर दीजिएगा, उसके बाद जो वीडियो है उसको फिर से प्रेस करके जो है आंसर चेक कर लीजिए, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरियन रीच्ड अ ब्रॉड कंक्लूजन ऑफ हिज वर्क। उसको क्या कहते हैं? उसको थ्योरी कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, या फॉर्मूला कहते हैं? तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर लॉक कर दीजिए। हियर वी हैव द आंसर इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है? ब्रॉड कंक्लूजन होता है ऑफ हिज वर्क का। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, रिसर्चर्स आर बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रखता है टू कलेक्ट दैट डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द बोथ ऑफ द टर्म ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स कैटेगरी। तो पहले से उसके पास रिस्पॉन्सेज हैं, उसकी क्वांटिटेटिव डेटा से ही डील करता है ओपन एंडेड। या सेकंड है ऑप्शन, क्लोज्ड जो एंडेड क्वेश्चंस होते हैं प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव डेटा इन द पार्टिसिपेंट्स ओन वर्ड। पार्टिसिपेंट्स जो ऑलरेडी है उन्हीं के वर्ड्स में क्वांटिटेटिव डेटा को ही जो है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में रखा जाता है। On the other hand, C option is open-ended questions provide you the qualitative, right? Closed-ended question is directly provide the qualitative data. So these are the four options very clearly मैं आपको बता देती हूँ। इसको पॉज करके बहुत एक एक टर्म को आराम से पढ़ने की कोशिश करना, फिर अपने आंसर को लॉक करना, right? So I am moving to the answer that is open-ended जो questions होते हैं। open-ended questions होते हैं, यहाँ पे होता है फ्री टू एक्सप्रेस करना, एंड फ्री टू एक्सप्रेस क्वालिटेटिव डेटा है जो पार्टिसिपेंट अपने वर्ड्स में बताता है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद कंसर्न ओवर द ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी से क्या डील करता है? सोर्सिंग, इंटरनल क्रिटिसिज्म, सेकेंडरी क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। जिसने अभी तक की वीडियो देखी है वो इजीली इसका आंसर कर सकेगा। तो हियर वी गो, द आंसर इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म डील करता है ऑथेंटिसिटी से और जेन्युइननेस से, कि वो जेन्युइन है, कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिसिटी। यस, द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, क्या उसमें आइडेंटिफाई रिसर्च टॉपिक लिया जाता है, डेटा को सिंथेसाइज किया जाता है, डेटा का कलेक्शन होता है, ये ऑल ऑफ द अबव होता है? तो इसमें से फोर ऑप्शंस में से अपने आंसर को लॉक करने के बाद आंसर देख सकते हैं, दीज आर ऑल अबव, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है 5th नंबर का, ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री क्या होता है? इंटरव्यू होते हैं विद पीपल, स्टोरीज होती हैं, टेल्स होती हैं, कोई सॉन्ग होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है? तो हियर वी हैव द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओरल हिस्ट्री का मतलब होता है किसी तरह का सॉन्ग है जो उसके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई स्टोरी है, कोई जातक कथाएं जैसे हमें पता लगती हैं, या पंच कथाएं जैसे होती हैं, ये सब चीज़ें टेल हैं जो हमें अपने पूर्वजों के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है। ये इंटरव्यू विद द पीपल, दीज आर ऑल ओरल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी एंड और एक्यूरेसी, reliability and accuracy of the information contained in the sources collected is known as what? Option A, external vagueness, internal criticism and presentism, right? तो ये 4 ऑप्शंस हैं। वीडियो पॉज करके अपने आंसर को लॉक कर दीजिए, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज इंटरनल क्रिटिसिज्म। वी हैव अ ऑथेंटिसिटी, राइट? ऑथेंटिसिटी हम किस में चेक करते हैं? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में, राइट? किसमें चेक करते हैं? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। एंड द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन हम चेक करते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म में। अगर इन टर्म्स को आपको समझना है तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रेजेंटिज्म? प्रेजेंटिज्म का क्या मतलब है? अभी पीछे हमारे क्वेश्चन में आया था, क्या किसी प्रेजेंस ऑफ ऑथर की बात कर रहे हैं, या फर्स्ट हैंड अकाउंट की बात कर रहे हैं, या कोई अजम्पशन है जो कि प्रेजेंट डे कॉनोटेशन यानी कि फीलिंग, कॉनोटेशन इज अ फीलिंग ऑफ टर्म्स ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन द पास्ट, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी टर्म है जो पहले भी रही है, तो उससे, या ऑल ऑफ द अबव? तो आप अपनी जो है वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर लॉक कर दीजिए, बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी,
ये एक assumption है that present day connotation of the terms present day है also existing in the past, वो term पहले भी present रही है। Moving on to the next question, question number 8. Comparing document to each other to determine whether they provide the same information, मतलब एक document है उसको किसी और document के साथ में सेम जो है रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कहते हैं, सोर्सिंग कहते हैं, कॉरोबोरेशन कहते हैं, या नेगेटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करती हूँ। कंपेयरिंग द डॉक्यूमेंट टू ईच अदर, कंपेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद ईच अदर टू डिटरमाइन द सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, या हम सेम कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी कॉरोबेशन। कॉरोबेशन में कंपेयरिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की और ये देखा जाता है कि क्या रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हेन एंड वेयर द इवेंट टुक प्लेस। हम इवेंट के बारे में देखते हैं कि वो कब और कहाँ हुआ है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? कॉन्टेक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, सोर्सिंग बोलते हैं, कॉरोबोरेशन या क्रिटिसिज्म। तो हेयर वी हैव द करेक्ट आंसर इज कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें चेक करने के लिए वो कब और कहाँ से आई है उसको चेक किया जाता है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट की बात हो जाती है। करेक्ट आंसर होता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। वेरी गुड। यस, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द एल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्स मटेरियल। एल्फाबेटिकल लिस्ट है जो कि हम एक एकेडमिक ऐसे में यूज करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, फुटनोट्स बोलते हैं, फुटनोट्स होता है नीचे, एंड नोट्स बोलते हैं, या रेफरेंसेस बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी बिब्लियोग्राफी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है, राइट। तो अभी तक 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो मेरे साथ जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चे 10 क्वेश्चन तक कवर अप कर लेते हैं, प्लीज़ मुझे अपने आंसर्स लिखिएगा, इस फॉर्म में दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि यू हैव स्कोर्ड 8 out of 10 questions, you have gained 5 out of 10 questions, right? इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने स्कोर जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, यस, डैश इज कॉल्ड द वर्किंग बिब्लियोग्राफी। वर्किंग बिब्लियोग्राफी क्या है? इट इज अ सिलेक्ट बिब्लियोग्राफी, इट इज अ प्रीलिमिनरी बिब्लियोग्राफी, इट इज अ प्राइमरी सोर्सेज, और इट इज अ सेकेंडरी सोर्सेज। तो हेयर वी हैव द करेक्ट आंसर, दिस इज द प्रीलिमिनरी बिब्लियोग्राफी, जिसको वर्किंग बिब्लियोग्राफी भी बोला जाता है, राइट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, एक रिसर्चर है स्टार्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एजुकेशन। एक मेडिकल एजुकेशन की हिस्ट्री जानने के लिए वो स्टडी कर रहा है, एंड फाइंड्स अ मैन्यूस्क्रिप्ट। उसको एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है। दैट पर्पस है इज टू बी फ्रॉम द 14th century, एंड बिफोर ही यूजेस द सोर्स, यूज करने से पहले he goes to 3 other experts, और 3 experts के पास जाता है who help him to identify whether this manuscript is authentic or not। तो वो क्या करता है? एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है, वो 3 एक्सपर्ट्स के पास उस मैन्यूस्क्रिप्ट को लेके जाता है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने। तो अब आप ये बताइए कि जो वो ऑथेंटिफिकेशन चेक कर रहा है ना, वो किससे रेफर करता है? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से, इंटरनल क्रिटिसिज्म से, सेकेंडरी क्रिटिसिज्म से, या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से? मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, 2 तरीके के क्रिटिसिज्म होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहीं पे आप 2 ऑप्शंस को जो है कट कर सकते हो, दैट इज पॉजिटिव, इसको कट कर दीजिए, और सेकेंडरी। नाउ यू हैव टू चूज फ्रॉम बी एंड डी। सो हियर वी हैव द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल, राइट। ऑथेंटिसिटी जो चेक होती है वो चेक होती है एक्सटर्नल में, राइट। मूविंग ऑन टू द 13 नंबर क्वेश्चन, अ हिस्टोरिकल रिसर्चर है स्टडी कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू मैथ्स during the 1960 uses the source of a text written on the subject by a critic। एक क्रिटिक ने उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, who was mathematics teacher, जो एक मैथमेटिक्स टीचर रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, उस टाइम पे, ठीक है। एज शी एग्जामिन द डॉक्यूमेंट शी डिस्कवर, उसने जैसे डॉक्यूमेंट देखा उसने डिस्कवर किया दैट डेटा इंडिविजुअल बेस्ड इज द कंक्लूजन ऑन वॉज फॉल्सिफाइड। उसने देखा जो डॉक्यूमेंट है वो बड़े ही गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कंक्लूड किया हुआ है, हेंस द कंक्लूजन ड्रॉन वर एरर, उसमें एरर थी। तो हर एनालिसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट चेक इट्स एक्यूरेसी, उसने क्या चेक किया? एक्यूरेसी। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है
देयर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, राइट। सो इसके अलावा जो यहाँ पे है पहले आप इसको कट कर दीजिए, राइट। नाउ वी हैव अ इंटरनल क्रिटिसिज्म। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है इट चेक्स द ऑथेंटिसिटी और अ जेन्युइननेस ऑफ द रिसोर्स, राइट। नाउ इंटरनल क्रिटिसिज्म चेक्स द एक्यूरेसी, कि अगर मैंने 3 एक्सपर्ट से बात किया एक सोर्स के बारे में, एक इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में, तो तीनों ही एक्सपर्ट ने सेम जो है इंफॉर्मेशन दी है उस सोर्स के बारे में, तो दैट मीन्स योर जो सोर्स है वो काफ़ी रिलायबल है। तो एक्यूरेसी चेक करना होता है किसमें, इंटरनल क्रिटिसिज्म में। तो हेयर वी हैव द करेक्ट आंसर इज इंटरनल क्रिटिसिज्म, राइट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। एक रिसर्चर है इज इंटरेस्टेड है इन स्टडिंग द अप्रोचेस टू टीचिंग, ये है रिसर्च प्रॉब्लम, इज द रिसर्च प्रॉब्लम। वो अप्रोच कर रहा है टीचिंग राइटिंग इन स्कूल्स में ड्यूरिंग 1800 में। उसने डिस्कवर किया एक ग्रामर बुक, बट देयर इज नो ऑथर, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई ऑथर नहीं है उस बुक का। तो शी एग्जामिन दैट जो टाइपफेस है इज अ बुक एज वेल एज द राइटिंग स्टाइल। तो उसने क्या किया, टाइपफेस किया, एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर शी फाइंड्स अ रेफरेंस टू दैट बुक फ्रॉम द टीचर्स डायरी 1800। सो जो डायरी थी ऑल्सो मैंशन एन ऑथर, उस डायरी पे ऑथर का नाम था, एंड आफ्टर फर्दर रिसर्च उसने किया तो अराउंड ही इज एबल टू आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ दैट बुक ऑल्सो। तो उसके बाद उसको क्या कहते हैं, द इन्वेस्टिगेटर वॉज इंगेज्ड इन व्हाट प्रोसेस। देखिए किसी एक चीज़, एक बुक थी, उसके ऑथर नहीं थे, उसके ऊपर उस बुक के कॉपीराइट भी नहीं थे, उसने सर्च किया तो ढूंढ लिया कि वो बुक किसकी थी। उस चीज़ को क्या बोलेंगे, वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, सोर्सिंग, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, प्रेजेंटिज्म या एग्जाइल कोडिंग। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से रीड कीजिएगा, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज सोर्सिंग। क्योंकि इंफॉर्मेशन के सोर्स को जानने के लिए हम जो है एक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास एक प्रूफ था, तो हमारे पास जो है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, उसके बारे में जानने के लिए हमने अपनी इन्वेस्टिगेट किया, उसके सोर्स का पता लगाया। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। हिस्टोरिकल रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, रीजन बताना है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप पास्ट और प्रेजेंट का, इवेलुएट या रिकॉर्ड रखने के लिए, अकम्पलिशमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की क्या अकम्पलिशमेंट्स रही हैं उनके इवेलुएट करने के लिए और उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए, टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर वेयर वी लिव, हम जहाँ रहते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और टू अनकवर द अननोन फैक्ट्स। वीडियो को पॉज कीजिएगा बिकॉज मैं करेक्ट आंसर बताने जा रही हूँ। हेयर वी हैव ऑल ऑफ द, यस द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द above, राइट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। इन हिस्टोरिकल रिसर्च में एक प्राइमरी सोर्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट हैंड अकाउंट जिसके पास हो, बाय विटनेसेस टू द इवेंट, जो उस इवेंट को विटनेस करे। इट कैन कंसिस्ट ऑफ द सोर्सेज दैट इंक्लूड द ओरिजिनल मैप, डायरीज और मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, या बोथ, राइट। तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को लॉक कर दीजिए, बिकॉज करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, बोथ। हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी सोर्स होती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, एंड इट माइट बी ओरिजिनल मैप, इट माइट बी transcript of yeah, it might be a photograph, right? So moving on to the next question, question number 17. In evaluating historical research sources, external criticism क्या होता है? जब हम historical research करते हैं उस टाइम पे external जो criticism है वो क्या है? Can involve the use of carbon dating. हम जब external criticism check करते हैं, external criticism that means authenticity, हम अपने डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं, क्या हम कोई कार्बन डेटिंग जो है यूज़ करते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं। कार्बन डेटिंग एक तरीका होता है जिससे ये पता लगता है कि वो कितने साल चीज़ पुरानी है। हेल्प्स टू डिटरमाइन द वैलिडिटी, ट्रूथवर्थीनेस, ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स, आपको जो है ट्रूथवर्थीनेस और ऑथेंटिसिटी का पता चलता है। कैन इन्वॉल्व यूज ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स नॉलेजेबल विद द राइटिंग स्टाइल ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान उनका लिंग्विस्टिक स्टाइल क्या रहा है, क्या नॉलेज रही है, वो पता चलता है। ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आंसर को लॉक करने के बाद उसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ मार्क नहीं है बट हेयर वी हैव द ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। 3 heuristics जो है सजेस्टेड बाय
वाइनबर्ग 1991 फॉर इवैल्यूएटिंग द डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए 3 तरीके बताए थे, वो कौन कौन से थे? Corroboration, sourcing and contextualization. Sourcing, internal criticism, external criticism. The option corroboration, internal criticism, external criticism या contextualization, corroboration and prejudice. तो अपने आंसर को लॉक कर दीजिए बिकॉज करेक्ट आंसर जो है ए, corroboration, sourcing and contextualization. Moving on to the 19 number question. In historical research में data synthesis usually does not include. डेटा सिंथेसिस में क्या इंक्लूड नहीं होता? फर्स्ट, डिफाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कीवर्ड्स, फ्रेजेस एंड टर्म्स, chronologically ordering the events, differentiating between how people should behave and how they did behave, कैसे उन्हें करना चाहिए और वो कैसे करते हैं, inferring the causation based on simple correlation, inferences निकालना based on the correlation, and maintaining a distinction between intent and consequences. जो intention है और उसका जो result है उसके बीच में जो distinction है उसको maintain करना. So ध्यान से पढ़िएगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज मैं इसका आंसर आपको बताने जा रही हूँ. वीडियो को पॉज करके आंसर को लॉक कर दीजिएगा बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है इज इन्फरिंग पोसेशन बेस्ड ऑन सिंपल कोरिलेशन. डेटा सिंथेसिस जो है वो इस को जो है डजंट इंक्लूड दैट. यस, क्वेश्चन नंबर है 20. रिसर्चर वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग वाई द न्यू मैथ ऑफ 1960 फेल्ड. ये जो न्यू मैथ है वो क्यों फेल हुआ? कि इंटरव्यू सेवरल टीचर्स, उन्होंने जो है काफ़ी टीचर्स से बात की कि क्यों वो फेल हुआ. तो दीज टीचर्स आर कंसीडर्ड. जिन टीचर्स से उन्होंने बात की वो क्या थे? प्राइमरी सोर्स थे, सेकेंडरी सोर्स थे, एक्सटर्नल क्रिटिक्स थे या इंटरनल क्रिटिक्स थे? ये हेयर वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो हेयर वी हैव द 4 ऑप्शन बिकॉज द राइट आंसर इज प्राइमरी सोर्सेज. दीज आर प्राइमरी सोर्सेज. यस, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21. इंडक्टिव जो मेथड है वो किसने दिया था? वो मेथड दिया था फ्रांसिस बेकन ने, क्रिश्चियन जेम्स ने, एरिस्टोटल ने या इजैक न्यूटन ने. यस, आंसर को लॉक कर दिया क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, फ्रांसिस बेकन. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस आर यूजुअली इम्प्लाइड. इम्प्लाइड होती है रादर देन एक्सप्लिसिट. हाइपोथेसिस जो होती है, हाइपोथेसिस को इम्प्लाइड मतलब लिखा जाता है. ओके, इसमें हाइपोथेसिस को लिखा जाता है. एक्सप्लिसिट मतलब जिसमें नहीं लिखा जाता. तो वो कौन सी मेथड है? वो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, हिस्टोरिकल है, एक्सपेरिमेंटल है या एक्सपोज फैक्टर है? सो द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च वो मेथड है जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लिसिट करते हैं. राइट, इसका जो करेक्ट आप यहाँ देख रहे हो, जो करेक्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख रहे हो यहाँ पर है, yes, it is more difficult to test a historical hypothesis than in other types of researches due to the reason जो historical research होती है वो एक expose factor होती है. मतलब after the event जो घटना हुई है, after the event इस research को किया जाता है. The events being investigated have already taken place. क्योंकि जो चीज़ घटना हो चुकी है तो उसके ऊपर hypothesis आप नहीं लगा पाते. Therefore, researchers have a no control over the variable. So he cannot manipulate them. It is also not possible for him to repeat or react the event. इसमें कोई control, manipulation, replication नहीं होता है तो आप hypothesis को जो है नहीं बना सकते हो. He can merely interpret the available data. जो data आपके पास available है उसी पे ही interpretation करता है. Hypothesis in the historical method of research is implied and not explicit. Okay, for example, suppose someone is writing a thesis about the battle of Waterloo. मतलब एक जगह है जहाँ पे battle के बारे में thesis लिख रहा है and all the information about that battle is the same everywhere. So what can the researcher add? सारी जगह सेम है तो उसमें रिसर्चर कुछ ऐड ही नहीं कर सकता. Nothing actually. He is going to end up summarizing a dozen of books about it without bringing anything new to that topic. Not because she or he cannot, but because history जो है and cannot be manipulated. So in simple example में ये बोला गया है, अगर हम बात करते हैं बैटल ऑफ पलासी या बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, वो घटना जैसे हुई थी काफ़ी बुक्स में, क्या आपकी स्कूल्स में, आप स्कूल बुक्स में
हिस्ट्री बुक्स में आप सब जगह उस लड़ाई को पढ़ चुके हैं। यू कांट ऐड ऑन समथिंग बिकॉज सबको जान चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, बट जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ जैसे हुई है वो प्रेजेंट भी वैसे ही हो चुकी है, तो इसमें मैनिपुलेशन और कंट्रोल नहीं है, तो इसमें हाइपोथेसिस फॉर्म नहीं होता है। वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। ओके, यहाँ पे आपको आंसर विजिबल हो गया है बिकॉज हेयर वी हैव द बोल्ड मिल गया है हमें यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड जो है इम्प्लाई करता है इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को। तो ऑब्वियसली इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म सिर्फ एक ही रिसर्च मेथड में होता है, दैट इज हिस्टोरिकल, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है एक एक्सप्लेनेशन गिवन है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। यस, द प्रोसेस ऑफ जजिंग The process of judging validity, reliability and relevance of the data is carried out through two devices. Historical research में जो reliability है, validity है, वो हम दो devices से prove करते हैं, that is external criticism and internal criticism. External criticism को lower criticism भी बोला जाता है because it is concerned the testing the authenticity and genuineness of that source. इन अनदर वर्ड अगर हम कहते हैं एग्जामिन करता है वेदर अ डॉक्यूमेंट और अ सोर्स रियली इज व्हाट इट सीम्स टू बी, जिस चीज़ के लिए है क्या वो उसी चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ व्हाट अपीयर्स और क्लेम टू बी, जिस चीज़ के लिए वो क्लेम कर रहा है वो चीज़ देखी जाती है। तो इट्स अ जनरल क्राइटेरिया फॉलोड बाय सच क्रिटिसिज्म। कुछ जनरल क्राइटेरिया हैं जो वो फॉलो करते हैं, जैसे एक गुड क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, जो हमें सोर्स मिला है उसमें गुड क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। वर्सटाइल इंटेलेक्ट होना चाहिए, दैट मीन उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल एक कहते हैं ना एक आप मतलब एक इंटेलेक्चुअल होता है ना, एक हाँ कि ये हमारा प्रूफ हो सकता है, यूं ही वेग नहीं होना चाहिए। गुड कॉमन सेंस होनी चाहिए, इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर की, प्लेंटी ऑफ पेशेंस, persistence on the part of researcher and contemporary reputation of that source की reputation होना ज़रूरी है। consistent reputation जो है वो source की over the time होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया बैटल ऑफ पानीपत, ये सालों से आप बुक्स में पढ़ते आ रहे हो और इसमें से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन उठा के किसी आर्टिकल में डालते हो तो वो इन्फॉर्मेशन फेक नहीं है, क्योंकि जो बैटल है ये काफ़ी लंबे समय ओवर द टाइम इसके ऊपर बात होती चली गई है, कंसिस्टेंट रेप्यूटेशन होता गया है। तो जो आर्टिकल में अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो वो वेग नहीं है, वो फेक नहीं है, राइट। वो वेग और फेक नहीं है, वो ऑथेंटिक है क्योंकि उसका सोर्स ऑथेंटिक है, राइट। अनदर टर्म इज इंटरनल क्रिटिसिज्म। वंस द सोर्स वाज वेरीफाइड, एक बार सोर्स वेरीफाइड हो जाता है तो उसको एज इट इज़ अपनी यानी कि उसको जेन्युइनली आप उसको अपने जो है रिसर्च पेपर में डाल रहे हो, उसमें किसी भी तरीके का एड ऑन नहीं कर रहे हो, तो वो इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24। assertion and reason है। assertion कहता है data must be authentic before it can be of any value in historical research, yet proof of authenticity does not establish its value। ये आप पॉइंट यहाँ देखिएगा कि हमारे पास प्रूफ है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं है, इट्स वैल्यू, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है वो रेफर करता है लोअर क्रिटिसिज्म को, लोअर क्रिटिसिज्म को, क्योंकि लोअर क्रिटिसिज्म को रेफर करता है जिसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज। तो अभी पढ़िए क्वेश्चन, टेक योर टाइम, अपने आंसर को लॉक कीजिए बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ। अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो ऑल द मटीरियल्स विच हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग और कैन बी एनी असिस्टेंस in constructing the history of a particular period is called historical facts. Historical sources can be of two types, one is primary and the another one is secondary. Primary जो होते हैं वो होते हैं evidence of eye witness, तो आई विटनेस रहे हैं उस टाइम पे प्रेजेंट रहे हैं occurrence of that event. It is the work of the historian to convert the scattered difficult जो primary evidence है उनको एक intangible, intelligible या एक अच्छा सोर्स देता है। सेकेंडरी सोर्स होते हैं एविडेंस ऑफ समवन, मतलब हमें किसी के थ्रू वो जानकारी मिली है, बुक्स में लिखा हुआ है। सेकेंडरी इज ऑल्सो अ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, सेकेंडरी सोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है प्रिजर्व डेटा दैट इज नॉट इंटेंडेड टू चेंज, उसमें चेंज की भावना नहीं होती है। इन ऑर्डर टू बी वैल्यू ऑफ द सोसाइटी देयर मस्ट बी अ ट्रस्ट वर्दीनेस। देयरफॉर जो हिस्ट्री रिसर्चर होते हैं हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑथेंटिकेट द आर्कीवल मटीरियल, जो पुराने मटीरियल्स हैं, टू इंश्योर देयर रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड यूजेबिलिटी। तो प्रूफ जो होता है ऑथेंटिसिटी का डज नॉट एस्टैब्लिश इट्स वैल्यू, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लोअर, राइट, क्योंकि जो प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी होता है डज नॉट एस्टैब्लिश इट्स वैल्यू। डेटा रिकॉर्ड्स मस्ट बी व्हाट दे क्लेम टू बी, तो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी को दे वर क्रिएटेड फॉर, कि वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए वो डेटा को यूज़ कर रहे हो, राइट। इसका रीज़न है ये जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है उसको लोअर क्यों बोला जाता है, तो इसका है कि डेटा जो होता है सब्जेक्ट ऑफ टू टाइप्स का, इंटरनल इवैल्यूएशन और एक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। जो टेक्निक है ऑफ टेस्टिंग द डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल या ह्यूरिस्टिक और अ लोअर। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज ऑफ लेस इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, वेरी लेस इंटेलेक्चुअल। इट इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, लाइक अगर मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, तो वी डोंट हैव एनी प्रूफ टू जस्टिफाई दिस मैन्यूस्क्रिप्ट, तो इसमें काफ़ी लोअर ऑथेंटिसिटी जज की जाती है। तो प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी जो है डॉक्यूमेंट की राइजेस मोर इन द केस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि वो डे बाय डे उसमें जो है कहते हैं ना वो कमी आती रहती है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ डील हो रही है। नाउ आज का लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एंड 25 number, an observational method used frequently in learning setting in which observer summarize करता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट इंसिडेंट में आफ्टर दैट इवेंट अकर, कोई इवेंट घटने के बाद जब उसको वापस से प्रेजेंट किया जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड के थ्रू, तो क्या कहलाता है, क्यूमुलेटिव, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो और अटेंडेंस रिकॉर्ड। सो हियर वी हैव द करेक्ट आंसर इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड, राइट। क्या होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इट्स ऑब्जर्वेशन मेथड है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है तो ऑब्जर्व समराइज करने के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट इंसिडेंट को आफ्टर दैट इवेंट अकर्ड, उस इवेंट के घटने के बाद वो समराइज किया जाता है, या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो यस, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। सो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर मोर कमिंग अप वीडियोस। एंड आफ्टर दिस वीडियो आई एम वेरी मच क्लियर कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंटरनल का, एक्सटर्नल का, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। सो कमिंग अप जो वीडियो होगी दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एक्सपोज फैक्टर एक्सपेरिमेंटल मेथड, राइट। इन दो पे तो होगी, मगर कोई आपको लगता है मेरा लेफ्ट है कोई टॉपिक, कोई ऐसी रिसर्च जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।